हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने एनसीईआरटी 12th क्लास का लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव में जनन। और इसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि जो जनन होता है वो क्या होता है। हालांकि हम इसे 3 चैप्टर से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने जनन को पढ़ा था, जनन क्या होता है ना। उसके बाद में हमने इसकी विधियाँ पढ़ी थी। सेकंड चैप्टर में भी हमने जनन के बारे में बहुत कुछ सीखा। और थर्ड चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जनन। लेकिन जनन हम पढ़ेंगे किसके अंदर? मानव में। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पादपों में जनन पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे मानव में जनन। और इसको हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने इसमें कुछ चीज़ें नॉर्मली हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि जनन क्या होता है, मानव में जो जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है, सेक्सुअल या असेक्सुअल होता है। तो हमने देखा था कि मानव में जनन जो होता है वो लैंगिक प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होकर युग्मक जो हैं वो आपस में संलयित होते हैं यानी मिलते हैं, और इसी क्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन के बाद में जो है भ्रूण का विकास होता है और एक नया शिशु बन जाता है ना। उसके बाद में हमने देखा था नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र को हमने स्टार्ट कर दिया था और नर जनन तंत्र के हमने 2 भाग देखे थे। एक था प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग, और दूसरा जो था वो सहायक जननांग। ठीक है, प्राथमिक जननांग और या फिर हम उसे मुख्य जननांग के रूप में हमने वृषण के बारे में चर्चा की थी, यानी कि टेस्टिस के बारे में चर्चा की थी। अच्छा, वृषण जो है इसका प्राथमिक या मुख्य जननांग होता है। वृषण जो है वो क्या होता है? प्राथमिक या मुख्य जननांग होता है। किसका? नर जननांग का या नर जनन तंत्र का। वृषण जो होता है वो प्राथमिक या मुख्य जननांग होता है। इसके 2 रीज़न हमने पढ़े थे, क्योंकि पहला जो होता है वो रीज़न क्या है कि ये शुक्राणु का निर्माण करता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। और दूसरा जो इसका कारण था, जो कि हमने ये कहा था कि क्यों इसे नर जननांग का प्राथमिक जो नर जनन तंत्र का है, नर जनन तंत्र जो है उसका प्राथमिक जननांग क्यों कहते हैं। फर्स्ट कारण तो था कि शुक्राणु का निर्माण करता है। अच्छा, आपसे बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर कोई भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वृषण को ही नर जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग क्यों कहते हैं, तो 2 रीज़न है। एक तो शुक्राणु का निर्माण और दूसरा है जो नर जो हॉर्मोन्स होते हैं, लैंगिक हॉर्मोन्स जो होते हैं, यानी कि नर हार्मोन। और नर हार्मोन का हमने नाम पढ़ा था क्या? टेस्टोस्टेरोन। उसका निर्माण भी कौन करता है? वृषण करता है। इसी वजह से वृषण को हमने क्या कहा? नर जो जनन तंत्र है उसका प्राथमिक या मुख्य जननांग। ठीक है भाई, हमें नर के अंदर जो नर जननांग है उसका काम क्या करवाना है? मेनली तो ये 2 काम करवाने हैं, क्योंकि बच्चा डेवलप होगा कहाँ पर? माता के शरीर के अंदर। तो सिर्फ यहाँ पर तो युग्मकों का निर्माण करवाना है, और युग्मक जो नर युग्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण भी यही कर रहा है। और नर हार्मोन जो कि हमारे नर जो शरीर होता है, नरों के अंदर यानी कि मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण की जैसे कि वही आवाज़ का भारी होना है ना, पूरे शरीर पर बालों का उगना, कंधे चौड़े होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो उनको हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और उसका विकास भी कौन करता है? नर हार्मोन करता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, इसके बाद में हमने इसकी संरचना के बारे में चर्चा की थी। अच्छा, ये बातें मैं इसलिए बताती हूँ, पहले क्लास के पहले थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि आपको पहले वाली चीज़ें याद आ जाए। आगे जब हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो उससे रिलेटेड होगी। ऐसा नहीं हो कि पहले वाला भूल गए, आगे पढ़ते जा रहे। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले रिपीट करवा देती हूँ। इसके बाद में हमने वृषण की संरचना के बारे में देखा था। वृषण की बेसिक जानकारी ली थी कि कैसे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं, इनकी उत्पत्ति किससे होती है, तो मीजोडर्म से होती है। ऐसे कुछ चीज़ें हमने नॉर्मली देख ली थी। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो वृषण होते हैं वो वृषण स्थित कहाँ पे होते हैं, वृषण की स्थिति कहाँ होती है शरीर के अंदर। तो हमने ये देखा था कि वृषण जो होते हैं वो पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं। पेल्विक रीजन का मतलब श्रोणी क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये
ये कोई आदमी है, ठीक है। इसका ये वाला जो पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा है, पाचन तंत्र पड़ा है, श्वसन तंत्र पड़ा है, यहाँ तक कि उत्सर्जन तंत्र का भी कुछ पार्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं उदरीय गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से नीचे वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं श्रोणि क्षेत्र, यानी कि पेल्विक रीजन। और जो वृषण होते हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ पर पेल्विक रीजन के अंदर पड़े होते हैं। संख्या कितनी होती है, जैसा कि आप देख रहे हो एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 वृषण होते हैं। तो यहाँ पर पेल्विक रीजन के बाहर पड़े होते हैं। और इसका कारण पूछ लिया जाता है कि वृषण जो होते हैं वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, और इतने टेम्परेचर के ऊपर शुक्राणु का निर्माण होना पॉसिबल नहीं है। शुक्राणु के निर्माण के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके लिए यहाँ पर वृषणों को क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर रख दिया जाता है। और आपको पता है कि वृषण के अंदर जो वृषण हैं वो वृषण डेवलप तो कहाँ होते हैं, शरीर के अंदर ही होते हैं, उदरीय गुहा में ही इनका विकास होता है। लेकिन 7वें महीने में जब बच्चा पेट के अंदर होता है, माता के शरीर के अंदर होता है, गर्भाशय में होता है, तो 7वें महीने में ये वृषण जो होते हैं वो उदरीय गुहा से कहाँ आ जाते हैं, शरीर के बाहर, जो कि इसका एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसका इसके जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम सेक कहते हैं। उन स्क्रोटम सेक के अंदर आ जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक गुहा होती है, इनग्विनल कैनाल जिसे बोलते हैं, वक्षण नाल जिसे बोलते हैं, उस गुहा के द्वारा ये बाहर की ओर आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। और यहीं पर ये एक संरचना द्वारा वृषण खोल है या स्क्रोटम सेक जो है, इसमें एक संरचना द्वारा गुबरडेकुलम संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, ताकि ये वृषण जो है वापस उदरीय गुहा में ना जा सके। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अच्छा, वृषण की संरचना अब वापस हम थोड़ी सी रिपीट कर देते हैं, फिर आगे इस क्लास के अंदर हम पूरा नर जनन तंत्र को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पूरे नर जनन तंत्र यानी वृषण की संरचना भी देख लेंगे। इसके साथ साथ एक्सेसरी डक्ट जो होती है वो कौन सी होती है, इसकी जो सहायक ग्रंथियाँ होती है वो कौन सी होती है, पूरा का पूरा हम इसमें कवर कर लेंगे। चलिए, ये उदरीय गुहा होगी। उदरीय गुहा में यहाँ पर क्या होता है, स्क्रोटम सेक होता है ना, स्क्रोटम सेक जिसे बोलते हैं, ठीक है। वृषण खोल जिसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या पड़े होते हैं, वृषण पड़े होते हैं। यहाँ पर होते हैं वृषण, ये होते हैं वृषण। और यहीं पर आपको पता है एक ओपनिंग होती है जिसे इनग्विनल कैनाल कहते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी। इसके आगे हमने पढ़ा था कि जो वृषण होते हैं, वृषण के अंदर कुछ छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। तो ये तो वही कलर हो गया। यहाँ पर वृषण के अंदर कुछ छोटे छोटे जो है वो लोब्यूल्स होते हैं, ऐसे वृषण के अंदर कुछ छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 250 होती है, पूछ ली जाती है। इन लोब्यूल्स के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि इनके अंदर कुछ छोटी छोटी सी पतली पतली सी नलिकाएं होती है, 1 से 3 हो सकती है, ठीक है। इनके अंदर पतली पतली सी क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। और इन नलिकाओं को हमने नाम क्या दिया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या दिया था, ट्यूब्यूल्स, यानी कि शुक्रजन नलिकाएं या शुक्राणुजन नलिकाएं, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या था, ये क्या काम करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भी हमने संरचना देखी थी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जिसके 2 आवरण होते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया और जनन उपकला, उसके अंदर जो है वो सर्टोली सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स होती है। और इसके बीच बीच में यहाँ पर कुछ सेल्स पड़ी होती है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स पड़ी होती है,
ये जो शुक्र, इनको हम कहते हैं शुक्रजनक कोशिकाएं, शुक्राणुजन कोशिकाएं या शुक्रजन कोशिकाएं। और शुक्राणुजन कोशिकाएं यानी कि स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल भी कह सकते हो आप। तो ये सब स्पर्मेटोगोनिया सेल तो क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, ये तो शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये जो सर्टोली सेल्स होती है जो कि बड़ी बड़ी होती है, ये सर्टोली सेल क्या काम करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जैसे ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, इनके बीच बीच में यहाँ पर छोटी छोटी सी कोशिकाएं पड़ी होती हैं, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पड़ी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं। और इनका काम होता है मेन जो हार्मोन्स होते हैं, नर हार्मोन्स जो होते हैं, जिनका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण करती है, टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण करती है वो कौन करती है, लीडिंग सेल्स। यानी कि ये जो नलिकाएं हैं, ठीक है, इन नलिकाओं के अंदर ये जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही है, इन नलिकाओं के अंदर दो कोशिकाएं हैं, एक तो स्पर्मेटोगोनिया सेल है और एक कौन सी है, जो पोषण प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं हैं जिसे अपन सर्टोली सेल्स कहते हैं, वो इन जो शुक्रजन नलिकाएं हैं इनके अंदर पड़ी हुई है। और अगर हम बात करें जैसे लीडिंग सेल्स की, तो वो इनके बीच बीच में यहाँ पर यहाँ पर पड़ी रहती है, यहाँ पर पड़ी रहती है, जो कि नर हार्मोन का निर्माण करती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है, इसके आगे कंटिन्यू करना है, पूरा नर जनन तंत्र को आज हम समझेंगे। ठीक है, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको भी आपको साथ में रखना है और उसके अंदर आपको जो भी ये संरचनाएं मैं पढ़ा रही हूँ उसकी अंडरलाइन करनी है, उसमें जो भी समझ में नहीं आए फिर आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है वो समझना। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नलिकाएं हैं ये आगे जाकर खुलेगी, सारी नलिकाएं इकट्ठी होगी, सारी नलिकाएं इन लोब्यूल से बाहर निकलेगी और इन लोब्यूल से बाहर निकलकर ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी, यहाँ पर खुल जाएगी, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ओपन हो रही है। तो यहाँ पर ये जब सारी की सारी एक साथ जाकर खुल रही है, एक साथ ओपन हो रही है, तो ये एक जाल जैसी संरचना का निर्माण कर रही है। मतलब बहुत सारी नलिकाएं आ रही है, एक ही जगह पर खुल रही है, तो वो एक तरह से बहुत सारा एक बड़ा सा जाल जैसा निर्माण कर रही है। ठीक है, एक सब स्ट्रक्चर बना रही है यहाँ पर। इस संरचना को हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। और इसे हम अगर बात करें हिंदी में तो इसे हम कह देंगे वृषण जालक। क्या कह देंगे, वृषण जालक। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारे लोब्यूल्स है, 250 इनकी संख्या होती है। इसके अंदर क्या पड़ी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वो बाहर निकलकर, यानी ये आप देख रहे हैं ये ऐसे बाहर निकलेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी लोब्यूल से, ये ऐसे बाहर निकलेगी और बाहर निकलकर जो है वो एक साथ एक जगह पर बहुत बड़ी जाल जैसी संरचना का निर्माण कर देगी, एक जगह पर खुल जाएगी और इस संरचना को अपन यहाँ पर क्या कह देंगे, वृषण जालक। निर्माण तो हुआ था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अब यहाँ पर शुक्राणु कहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, वृषण जालक के अंदर, रेटेटेस्टिस के अंदर आ जाएंगे। अब आपको इसके साथ साथ ये तो पढ़ना ही है कि इसके बाद की कौन कौन सी संरचना आती है, बट आपको ये भी अब ध्यान रखना है कि शुक्राणु जो होते हैं वो किस रास्ते के होते हुए, किस रास्ते से होते हुए शरीर से बाहर निकलते हैं। बहुत बार नीट के अंदर ये पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु का मार्ग कौन सा होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा कि ये रेटेटेस्टिस हो गया। अब रेटेटेस्टिस से यहाँ से पतली पतली नलिकाएं निकलेगी। रेटेटेस्टिस से क्या होगा, यहाँ से पतली पतली नलिकाएं निकलेगी, यहाँ से बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं निकलेगी, ये निकल रही है। रेटेटेस्टिस से बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं निकल रही है। इन नलिकाओं को हम कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया जो है वो रेटेटेस्टिस से ही निकलने वाली नलिकाएं हैं। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख लेती हूँ। इन नलिकाओं को हम कहेंगे
वासा एफ्रेंशिया, ठीक है, वासा एफ्रेंशिया। अब शुक्राणु जो है पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने, फिर उसके बाद में रेटिटेस्टिस के अंदर आए, फिर अब जो है वो वासा एफ्रेंशिया के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाएंगे शुक्राणु इससे वृषण से, ठीक है। इसे हम शुक्रवाहिका भी कहते हैं, हिंदी में क्या कह देंगे वासा एफ्रेंशिया को, शुक्रवाहिका। चलो लिख ही देती हूँ मैं। शुक्रवाहिकाएं कह देंगे। अब ध्यान रखना, अब ये जो सारी शुक्रवाहिकाएं हैं वो कहाँ जाकर खुलेगी, एक लंबी सी ऐसे नलिका बना देगी, ये ऐसे एक ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मुड़ी हुई लंबी सी नलिका बना देगी, ठीक है। ये जो एक बड़ी सी नलिका में खुलती है जिसकी लंबाई लगभग होती है 6 मीटर, इस लंबी सी नलिका को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस। ये ऐसे बन जाती है, इस संरचना को हम कह देंगे एपिडिडाइमिस। यहाँ लिख लेती हूँ मैं। और इसी को हम कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं, अधिवृषण। वापस एक बार क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर शुक्राणु का निर्माण हुआ, फिर रेटिटेस्टिस के अंदर गया, फिर वासा एफ्रेंशिया। अच्छा, एफ्रेंशिया को याद क्या करना है, वासा एफ्रेंशिया बाहर निकालने का काम कर रही है शुक्राणु को वृषण से, ठीक है। तो ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एफ्रेंशिया, तो बाहर निकालने का काम कर रही है। वासा एफ्रेंशिया एक नलिकाकार संरचना में खुल जाती है, एक लंबी सी नलिका होती है जिसे अपन कहते हैं क्या, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर कि शुक्राणु का निर्माण तो हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, लेकिन जो शुक्राणु जो स्टोरेज होगा ना शुक्राणु, यानी देखो शुक्राणु कंटिन्यू शरीर के अंदर बनते जाते हैं, लेकिन क्या शरीर से कंटिन्यू वो बाहर निकल पाते हैं, कंटिन्यू शरीर से बाहर निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। तो फिर उनका स्टोर कहाँ होगा, स्टोरेज कहाँ पे होगा। तो जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण का एक काम ये भी होता है कि यहाँ पर जो है स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, यानी कि शुक्राणु का स्टोर कौन करके रखता है, शुक्राणु को इकट्ठा कौन करके रखता है, अधिवृषण करके रखता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक नलिका निकलेगी, यहाँ से एक नलिका निकलेगी, और वो नलिका जो होगी वो इस तरह से ऊपर से होती हुई यहाँ पर जाएगी। ये नलिका जो है ये निकली और यहाँ से होती हुई ऊपर की ओर गई। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, ये क्या हो गया, इसका एपिडिडाइमिस हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी निकल कर ये नलिका यहाँ से होती हुई ऊपर जाएगी। इस नलिका को, यानी कि अब ये शुक्राणु को लेकर ये वापस कहाँ जा रही है, उदरीय गुहा की तरफ जा रही है। इस नलिका को हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी, क्या कह देंगे इसको, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। अच्छा, मैं इसका क्रम भी लिखवा दूंगी आपको, एक बार हम ये डायग्राम से समझ लेंगे, फिर इसका क्रम लिख लेंगे कि इसके बाद कौन सी संरचना आती है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटिटेस्टिस, मेरे साथ रिपीट करना। रेटिटेस्टिस के बाद में वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया के बाद में एपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण, अधिवृषण के बाद में एक लंबी सी नलिका निकलेगी, एक पतली सी, उसे हम कहेंगे वास डिफरेंस। क्या कहेंगे, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस उदरीय गुहा की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अब क्या होता है। देखिए, आपने अगर किडनी वाला चैप्टर पढ़ा हो 11th क्लास के अंदर, आपका ये जो टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र का, उसके अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो आपने उसकी संरचना देखी होगी। कैसी होती है उसकी संरचना, कि हमारे जो उत्सर्जन तंत्र की संरचना होती है वो 2 किडनियाँ होती है ऐसे, ठीक है। 2 किडनियों से यहाँ से जो है मूत्र नलिकाएं निकलती है या मूत्रवाहिनियाँ निकलती हैं। दोनों मूत्रवाहिनियाँ जाकर एक बेग जैसी संरचना में खुल जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय के बाद में यहाँ से आता है मूत्रमार्ग, और मूत्रमार्ग के बाद में यहाँ पर एक छिद्र के द्वारा जो है वो मूत्र जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका रिलेशन जो है वो यहाँ पर भी है। कैसे है, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक संरचना है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेती हूँ।
संरचना को अपन क्या कह देंगे, मूत्राशय कह देंगे। इस संरचना को हम कहते हैं मूत्राशय, मूत्राशय कह दिया, ठीक है। अब मूत्राशय के अंदर यहाँ से मूत्र को लाने वाली जो है वो नलिकाएं आ रही है, ऐसे यहाँ से मूत्राशय में मूत्र को लाने वाली नलिकाएं आ रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनियाँ कहते हैं, ठीक है। लिख लेती हूँ यहाँ पे, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्र वाहिनियाँ कहते हैं। मूत्राशय है, मूत्राशय के अंदर मूत्र को लाने वाली जो है, यूरिन को लाने के लिए नलिकाएं होती है, जिसे अपन मूत्र वाहिनियाँ कह देते हैं। अब होता क्या है कि मैं ये ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अपन ने पढ़ी है क्या, ये संरचना कौन सी संरचना है, ये वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस जो होती है ना, ये ऐसे जाती है, ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर यहाँ से लपेट कर यहाँ पर आती है, ऐसे आती है। यानी कि जैसे ये मेरा हाथ है, ये मान लीजिए कि मूत्रवाहिनी है, तो यहाँ से पीछे की ओर से कौन आएगी, पीछे की ओर से कौन आएगी, यहाँ से वास डिफरेंस आएगी। ऐसे ही इसके अंदर भी देखना, ये पीछे से हैंग करती हुई यहाँ पर आएगी, ऐसे आगे आगे से आएगी, पीछे से आगे आएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा रफ करना पड़ेगा, आगे हमें संरचनाएं पढ़नी है और भी बहुत सारी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं बचेगी मेरे। ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है कि ये वास डिफरेंशिया ही है, ये वास डिफरेंस ही है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रही हूँ। अच्छा अब देखिए होता क्या है कि ये जो है यहाँ पर आगे की ओर, यहाँ से इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। यहाँ से जो है ये मूत्र मार्ग निकलता है, ये मूत्र मार्ग है, और मूत्र मार्ग की यहाँ पर है ओपनिंग। मूत्र मार्ग की क्या है यहाँ पर ओपनिंग। अच्छा ये पेनिस के अंदर मूत्र मार्ग जो होता है वो पेनिस के अंदर चलता जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको अब पढ़नी है इससे संबंधित ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियों के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक संरचना होती है, ये थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से पत्ते की जैसी, कलर नहीं दिखेगा आपको, पत्ते की जैसी यहाँ पर ऐसे ग्रंथियाँ होती है, पत्ते की जैसी यहाँ पर ग्रंथियाँ होती है। इनको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, या इसी को हम कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। तो शुक्राशय ग्रंथि हो गई। यहाँ पर दो ग्रंथियाँ पड़ी रहती है और दोनों ग्रंथियाँ पत्ते के आकार की होती है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सेमिनल वेसिकल कह देते हैं। ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल जो है वो शुक्राशय ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, और शुक्राशय ग्रंथि जो होती है, अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जो वीर्य होता है, वीर्य के अंदर होता क्या है कि 10% तो होते हैं स्पर्म, और बाकी 90% जो होते हैं वो सारा जो भी लिक्विड होता है वो लिक्विड होता है इन ग्रंथियों का। अभी हम 3 ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, उन तीनों ग्रंथियों का जो भी द्रव आता है वो आकर मिलता है, तब जाकर वीर्य बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से यहाँ पर एक नलिका निकलेगी और यहाँ से भी एक नलिका निकलेगी, इसे शुक्र वाहिनी कह देंगे।
शुक्र वाहिनी से जो है आगे जाकर अब कौन जुड़ जाएगी, यहाँ से जो वास डिफरेंस आई थी, यानी कि ये जो वास डिफरेंस आ रही है वो और दोनों ही शुक्र वाहिनी की जो नलिका है वो दोनों जुड़ जाएगी। ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ गई, और ये जो है अब किसके अंदर खुल जाएगी, इस मूत्र मार्ग के अंदर खुल जाएगी, यूरिथ्रा के अंदर खुल जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं ना। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग। ठीक है, हुआ क्या है, ये सेमिनल वेसिकल है, शुक्राशय जिसे कहते हैं। शुक्राशय से एक नलिका निकलती है जिसे अपन छोटी सी नलिका निकलती है जिसे शुक्र वाहिनी कह देते हैं, शुक्र वाहिनी कह देते हैं। अब ये जो शुक्र वाहिनी है और ऊपर से कौन आ रही थी, वास डिफरेंस आ रही थी ना, यहाँ से ये आप बना सकते हो, ये वास डिफरेंस आ रही थी। तो वास डिफरेंस और शुक्र वाहिनी जो है वो दोनों आपस में मिल जाती है और एक नलिका बन जाती है। यहाँ पर एक नई नलिका बन रही है, यहाँ पर ये ध्यान देना, यहाँ पर एक नई नलिका बन रही है, ये नली और ये नली, इसे हम कहते हैं स्खलन नलिका। स्खलन नलिका क्या कह देंगे इसको हम, स्खलन नलिका। यहाँ लिख लेती हूँ, स्खलन नलिका, इजेक्युलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। यानी कि जो शुक्राशय से जो भी पदार्थ आएगा वो यहाँ पर स्खलन नलिका के द्वारा किस में चला जाएगा, मूत्र मार्ग के अंदर। जो स्पर्म आ रहा है उसके साथ मिल जाएगा और वो मूत्र मार्ग के अंदर चला जाएगा। मेनली शुक्राशय के अंदर होता क्या है वो इम्पोर्टेंट है। इस शुक्राशय के अंदर होता है फ्रक्टोज। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, शुगर होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उनका कोई रोल नहीं है अभी अपने यहाँ पे। अभी आपको याद रखना है क्या, फ्रक्टोज। शुक्राशय के अंदर एक पदार्थ, यानी कि जो शुक्राशय से जो भी लिक्विड आता है उसमें एक पदार्थ होता है जिसे अपन कहते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पर। क्या काम है, जो शुक्राणु आएंगे, शुक्राणु को जो एनर्जी देगा या पोषण देगा या भोजन देगा वो कौन देगा, फ्रक्टोज देगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो फ्रक्टोज का उपयोग जो है या फ्रक्टोज की जो जांच है वो रेप केसेस के अंदर भी की जाती है। ठीक है, अगर किसी का रेप हुआ है और उसके शरीर में फ्रक्टोज मिलता है, इसका मतलब है कि उसका जो है वो रेप हुआ है। ठीक है, अगर फ्रक्टोज मिलता है, प्रेजेंट है फ्रक्टोज, तो इसका मतलब है कि उसका रेप हुआ है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं भी मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी ऐसी चीज़ का उपयोग कर ले बचाव के लिए, जैसे कंडोम वगैरह है, ऐसा उपयोग कर ले तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट इसके अंदर जो है मेन आपको ध्यान रखना है, शुक्राशय से जो लिक्विड निकलता है उसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, जो क्या करता है, पोषण देने का काम करता है, भोजन देने का काम करता है। किसको, जो शुक्राणु जो आ रहे हैं, आपको पता है ना शुक्राणु कहाँ से आ रहे हैं, ये वास डिफरेंस है, और वास डिफरेंस से क्या आ रहे हैं, शुक्राणु आ रहे हैं। और शुक्राणु जो है जब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से जो है पदार्थ निकलता है और दोनों मिक्स होकर इस स्खलन वाहिनी से होते हुए कहाँ पर आ जाते हैं, मूत्र मार्ग के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर आ जाते हैं। अब क्या ध्यान रखना है आपको, अब यूरिथ्रा के बाद में आपको एक संरचना, अच्छा इसके बाद में आपको पहली ग्रंथि तो कौन होंगे, शुक्राशय, अपने को पढ़नी है 3 ग्रंथियाँ। यहाँ पर ऊपर की ओर एक और ग्रंथि होती है जो इसके ऊपर इस तरह से लगी होती है, इस तरह से। इस तरह से पूरी की पूरी जो है वो लगी हुई होती है। यानी कि आप देख रहे हो कि ये जो ये जो स्खलन नलिका है वो इसके अंदर से होती हुई, इसके अंदर से होती है, यानी कि ये जो ग्रंथि है इसके अंदर से होती हुई फिर किसके अंदर जा रही है, यूरिथ्रा के अंदर जा रही है। तो इस ग्रंथि को अपन क्या कह देते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि कह देते हैं। अब मेरे पास जगह नहीं बच रही है कि मैं कहाँ पे लिखूँ, आपने ये वाला तो नोट कर ही दिया होगा, मैं इसे रफ कर देती हूँ। ये जो ग्रंथि होती है इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि।
इंग्लिश में भी यही नाम है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड ही है। तो ये जो है ना, ये पूरी इसके ऊपर ऐसे यूं होती है, एक ही होती है संरचना में। देखो सेमिनल वेसिकल तो कितनी है, 2 है, ये कितनी है, एक ही है, और इसी के अंदर से होती हुई क्या निकलती है, स्खलन नलिका निकलती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि से मेनली आपको ध्यान रखना है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि से कैल्शियम आयन निकलता है, ऐसे ही बहुत सारे पोटेशियम आयन वगैरह भी निकलते हैं, बट आपको मेनली याद रखना है कैल्शियम आयन। अब इसका रोल क्या है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, शुक्राशय से 60% जो वीर्य का भाग होता है वो बनता है, 10% स्पर्म होता है, बाकी जो 30% बचेगा वो कहाँ से, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एक और ग्रंथि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे निकलेगा। ठीक है, कैल्शियम आयन के बहुत सारे काम होते हैं। कैल्शियम आयन जो शुक्राणु का रंग होता है, जो उसकी स्मेल होती है, वो सब किसकी वजह से होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो कैल्शियम आयन निकलता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान रखना कि जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है दोनों साइड में, एक तो नहीं कह सकते अपने से, 2 होती है, दोनों तरफ 2 ग्रंथियां होती है, और इन दोनों ग्रंथियों का नाम क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसे क्या कहते हैं, काउपर ग्लैंड। ठीक है, तो 2 नाम हो गए इसके। या कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड, कॉपर के बल्ब याद रखना है ना। तो यहाँ पर जो है वो 2 ग्रंथियाँ होती है, दोनों ग्रंथियाँ जो होती है वो बल्ब जैसी, ऐसे याद रखना, बल्ब जैसी 2 ग्रंथियाँ दोनों साइड में लगी हुई है, और इनको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड। ये क्या करती है, म्यूकस निकालती है, इसका एक ही काम है म्यूकस का स्राव करना। ठीक है, ये ग्लैंड हो गई, तीनों की तीनों ही ग्लैंड हो गई। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है नर, नहीं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अपने को पीनस की स्ट्रक्चर भी पढ़नी है, लास्ट स्ट्रक्चर पढ़नी है, वो छोटी सी स्ट्रक्चर है। बट अब आपको वापस इस डायग्राम के अंदर क्या देखना है, देखिए सबसे पहले सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या बने, शुक्राणु बने, फिर वो कहाँ गए, रेटिटेस्टिस के अंदर। रेटिटेस्टिस से बहुत सारी नलिकाएँ निकलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया फिर एक नलिका में खुल जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से वापस वासा एफ्रेंशिया जो है उसके बाद में एक एपिडिडाइमस नामक नलिका से निकलता है। एपिडिडाइमस के बाद में आती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होती है वो जो ये नलिकाएं हैं इसके पीछे की ओर से आती है ना, मूत्रवाहिनी जो है उसके पीछे की ओर से ये आती है हैंग करती हुई, और फिर उसके बाद में ये दोनों ओर जो ग्रंथियां होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, शुक्राशय। शुक्राशय ग्रंथि से जो पदार्थ निकलेगा उसके साथ में ये नलिका जुड़ जाएगी, उसकी नलिका के साथ में नलिका जुड़ जाएगी, जिसे अपन कहेंगे इजेक्युलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी। फिर उसके बाद में ये स्खलन वाहिनी कहाँ खुल जाएगी, मूत्रमार्ग के अंदर। मूत्रमार्ग के ऊपर ही एक ग्रंथि पड़ी रहती है जिसे अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है उसके नीचे की ओर दोनों साइड में 2 ग्रंथियां होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल या फिर कॉपर ग्लैंड। याद क्या क्या रखना है इन तीनों ग्रंथियों के बारे में कि वीर्य जो होता है, वीर्य जब जैसे 100% वीर्य है तो उसका 10% तो शुक्राणु होंगे, 60% सेमिनल वेसिकल से आएगा, और 30% जो है वो प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से आएगा। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर यह है कि इससे निकलता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज जो होता है वो पोषण देता है शुक्राणुओं को। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट से निकलता है कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन की वजह से ही जो शुक्राणु होते हैं उनका रंग, गंध वगैरह जो भी होता है ना, वो सब इसी की कैल्शियम आयन की वजह से ही होता है। फिर आता है बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड, तो इससे निकलता है म्यूकस। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने, अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरा उतारने में तो आपको टाइम लगेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद में आप इसे उतार सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मैंने कहा था ना कि अभी आपको साथ में क्या लेके रखना है, जो NCERT है उसकी बुक भी आपको साथ में रखनी है, ताकि उसमें आप सामने जो भी उसमें डायग्राम बना रखे हैं वो इसमें सारे जो स्ट्रक्चर अभी अपन ने पढ़ी है वो आप उसमें देख सको, क्योंकि वही डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम्स में बनाना पड़ सकता है। ये तो रफली डायग्राम था हमारा। अब हमारी जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसकी वो है पेनस की, या शिश्न जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये है पेनस की स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे वाला जो इसका पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या, ग्लांस पेनिस, ठीक है। इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक स्किन होती है जो इससे अटैच्ड होती है, यहाँ पर एक स्किन होती है जो इससे अटैच्ड होती है, यहाँ पर ऐसे इस तरफ भी हो जाएगी, इस तरफ भी ये अटैच स्किन है। अच्छा इसके अंदर क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसके अंदर जो है वो यूरिथ्रा है ना, और यहाँ पर इसकी ओपनिंग है। ये जो स्किन है, अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को नाम देते हैं अपन शाफ्ट। शाफ्ट, ये जो स्किन है वो पहले यहाँ शाफ्ट वाले पार्ट पे तो क्या है, चिपकी हुई है। आगे जाकर ये जो स्किन है वो ऐसे ढीली पड़ जाती है, यानी कि यहाँ से जो है ये इससे अटैच्ड नहीं रहती है। यहाँ से अटैच नहीं होती है, यानी कि इस स्किन को अगर पीछे खिसकाया जाए तो ये पीछे भी खिसक सकती है, ठीक है। ये पेनिस की संरचना हो गई। अब अगर हम बात करें, इसको हम यहाँ से कट करें, यहाँ से हम मान लो इसको कट कर देते हैं, और कट करने के बाद में आपको अंदर क्या क्या संरचनाएं दिखाई देगी। तो अगर आप इसको कट करो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इरेक्टाइल टिश्यू के बने यहाँ पर बंडल दिखाई देंगे आपको 3। इरेक्टाइल टिश्यू के बने यहाँ पर आपको 3 बंडल दिखाई देंगे। ये जो दोनों बंडल हैं इसे हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये जो है इसे हम कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। जो यूरिथ्रा होती है इसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा जो होती है ना वो इस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से होकर ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से। इरेक्टाइल टिश्यू का काम क्या है कि जो संभोग की क्रिया होती है तब इसके अंदर जो है वो ब्लड भर जाता है, रक्त भर जाता है, जिसकी वजह से जो है इसका जो साइज हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? पेनिस की संरचना हो गई। बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है और कुछ ध्यान रखना नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अच्छा इसका नाम मैं बताना यहाँ पे भूल गई। इसे हम कहते हैं फोर स्किन। ये ना, ये जो इसकी स्किन है इसे हम क्या कहते हैं? फोर स्किन। आप लिख लेना इसमें फोर स्किन, ठीक है। चलिए अब हमने जो भी पढ़ा है एक बार इसे वापस हम देखते हैं। इसके जो कार्य हैं क्या क्या है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के।
अब एक तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो स्पर्म बन रहा है वो किस रास्ते से होकर कहाँ जा रहा है। तो स्पर्म सबसे पहले कहाँ पर बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में स्पर्म कहाँ जाता है, रेटे टेस्टिस के अंदर। साथ के साथ आंसर करेंगे आप, रेटे टेस्टिस के अंदर। उसके बाद में कहाँ जाता है, वासा एफ्रेंशिया के अंदर। वासा एफ्रेंशिया के बाद में कहाँ जाएगा वो, एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस के बाद में कहाँ पर जाएगा वो, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद में आपको पता है कि वो जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। और यूरिथ्रा के अंदर जो है 3 ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो आकर मिलता है। कौन कौन सी, सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स 2 होती है, फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, सेमिनल वेसिकल्स के बाद में कौन सी आ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि 1 होती है, पूरी यूँ यूरिथ्रा के चारों ओर होती है। और फिर उसके बाद में कौन सी आ जाएगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें से ध्यान क्या रखना है कि मेन जो स्पर्म का निर्माण हुआ वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हुआ। फॉर्मेशन तो कहाँ हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हुआ। लेकिन जो ये रेटे टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा को अपन काउंट नहीं करें, लेकिन अगर ये भी, अगर इनको भी हम देखें, इनको हिंदी में मैंने पहले नाम लिखवा दिए हैं, तो इनको हम कहते हैं सहायक नलिकाएं। क्या कहते हैं, सहायक नलिकाएं, या एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं, सहायक नलिकाएं बोलते हैं। और ये तो आपको पता है कि वृषण के अंदर होगा, तो इसे तो हम नहीं कहेंगे। और इसका तो काम ही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यानी कि शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, और 3 जो अपन ने ग्लैंड पढ़ी है, कौन कौन सी, सहायक ग्रंथियां जिसे अपन बोलते हैं। तो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 3 ग्लैंड पड़ी है, एक्सेसरी ग्लैंड बोलते हैं जिसे अपन। तो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हो जाएगी, पहली जो थी वो कौन सी थी, शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल। दूसरी कौन सी थी, प्रोस्टेट। और तीसरी वाली कौन सी थी, काउपर ग्लैंड। काउपर या उसी को अपन कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। काउपर या बल्बो यूरिथ्रल, ऐसे याद रखना है, कॉपर के बल्ब। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड हो गई। तो सहायक ग्रंथियां तो 3 हो गई, और सहायक नलिकाएं हम किसे कैसे कहेंगे, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस। और आप चाहो तो इसको भी, यूरिथ्रा को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से होकर भी ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, अब देखिए कुछ चीज़ें और ध्यान रखिए। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, शुक्राणुजन नलिकाएं, इनका काम क्या है, इनका काम है शुक्राणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, इसी को अपन कहते हैं अधिवृषण। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। शुक्राणु का निर्माण तो यहाँ हो गया, लेकिन स्टोरेज जो होगा वो कहाँ होगा, अधिवृषण के अंदर। यानी यहाँ पर बन गया, लेकिन अब स्टोरेज कहाँ होगा, अधिवृषण के अंदर होगा।
ठीक है। ये जो परिपक्व शुक्राणु जो परिपक्व होते हैं, ठीक है, वो भी कहाँ होते हैं? अधिवृषण के अंदर। तो शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? ठीक है, ये भी आप संग्रहण लिख सकते हैं, है ना। स्टोरेज भी कहाँ होते हैं? यहाँ पर एपिडिडाइमिस में। शुक्राणु का परिपक्वन भी कहाँ होता है? परिपक्व भी कहाँ होते हैं? अधिवृषण के अंदर, यानी कि एपिडिडाइमिस में। इसके अलावा जो शुक्राणु को जो गति मिलती है ना, शुक्राणु को गति, वो भी कहाँ मिलती है? एपिडिडाइमिस के अंदर ही मिलती है। शुक्राणु की पूंछ होती है और शुक्राणु की पूंछ के द्वारा वो गति करते हैं। तो वो गति करने का यानी कि मोटिलिटी जो उनको मिलती है ना, वो भी कहाँ मिलती है? एपिडिडाइमिस के अंदर ही मिलती है। यहाँ तक कि जब शुक्राणु का शरीर से बाहर स्खलन नहीं होता है तो बहुत दिनों के बाद जब वो पड़े रह जाते हैं तो उनकी मृत्यु भी कहाँ होती है? अधिवृषण के अंदर। तो शुक्राणु की मृत्यु भी कहाँ हो जाएगी? अधिवृषण के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद में हमने 3 ग्लैंड पढ़ी। कौन कौन सी? पहली जो ग्लैंड है वो कौन सी है? शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है। शुक्राशय ग्रंथि से क्या निकलता है? मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, फ्रक्टोज निकलता है। और ये क्या करता है? पोषण देता है। किसको देता है? शुक्राणु को। शुक्राणु को क्या देता है? पोषण देने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद में हमने कौन सी ग्रंथि पढ़ी? प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उससे मेन आयन अपने को याद रखना है कैल्शियम। अच्छा, इसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह ये बहुत सारे निकलते हैं पर याद नहीं रखना है। कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का काम क्या है? जो शुक्राणु को जो रंग देता है, रंग, और इसको जो गंध प्रदान करता है, ठीक है, वो सब कौन करता है? कैल्शियम आयन। ठीक है। इसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी? नेक्स्ट जो है बल्बो यूरिथ्रल, या उसे हम क्या कहते हैं? काउपर ग्लैंड। और इससे क्या निकलता है? म्यूकस। म्यूकस स्रावित होता है। अब ध्यान क्या रखना है? जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु जहाँ पर इनका निर्माण हो रहा है, तो शुक्राणु तो होते हैं कितने? ओनली 10%। शुक्राशय से जो पदार्थ निकलता है वो कितना? 60%। और बाकी जो दोनों ग्रंथियाँ बची है उसमें कितना हो जाएगा? 70%। तो सबसे ज़्यादा जो पदार्थ मिला होता है वो कौन होता है? शुक्राणु का पदार्थ, सॉरी, शुक्राशय से जो पदार्थ निकलता है वो। अच्छा, इसमें सिर्फ फ्रक्टोज नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो यहाँ से जो भी लिक्विड निकलेगा, ठीक है, वो जो भी फ्लूइड निकलेगा वो 60% होगा। और ये जो शुक्राणु प्लस इन तीनों की जो मिश्रण होता है, ये जो सारा शुक्राणु और इन तीनों ग्लैंड से जो भी पदार्थ निकल कर आ रहा है, वो सब मिलकर फिर बनाता है वीर्य, यानी सीमन। सीमन जिसे बोलते हैं। फिर वो जाकर क्या बनाता है? वीर्य, यानी टोटल फिर बनता है वीर्य। सिर्फ शुक्राणु से वीर्य नहीं बनता है। ठीक है। तो यहाँ तक अपना जो है पूरा का पूरा क्या कंप्लीट हो चुका है? नर जनन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? मादा जनन तंत्र। तो इसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके लिखें, उसमें मैं आपको आंसर कर दूंगी, या अगले ही क्लास के अंदर मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शॉर्टकट में लिखा है मैंने, आप अपने हिसाब से इसके नोट्स बना सकते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। आपको एनसीईआरटी तो साथ में लेके बैठनी ही है। ठीक है। इसके अलावा नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू। और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी, बार बार बोलती हूँ मैं, कि एनर्जी मिले कि हमें क्लास लेनी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। थैंक यू।